छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। आज 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 मैं आपसे फिर एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रही हूँ जिनका नाम है रेखा राय, जो एक एडवोकेट है, एक अधिवक्ता में है, एक वकील। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। मैम, आपका जन्म स्थान? मैं भिलाई 3 की जन्म हुआ है मेरा। मेरे मम्मी पापा कलकत्ता के हैं, कलकत्ता के में हैं। पापा रेलवे में थे, तो पापा के अकॉर्डिंग हम लोग भिलाई 3 में हैं और भिलाई 3 में ही मेरा पढ़ाई और भिलाई 3 में ही रहना है। तो आपका एजुकेशन आपने कहाँ से किया? स्टार्टिंग में एजुकेशन भिलाई 3 में हुआ है, फिर लॉ की पढ़ाई मैंने कल्याण कॉलेज में की है। तो आपने लॉ में आना कैसे सोचा? मेरे को शुरू से ना पसंद है, मतलब लॉ से टचिंग चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जैसे पढ़ाई करना, आईपीसी की जैसे धाराएं होती है, उसमें काफ़ी स्टोरी होती है। तो वो जैसे प्लीडिंग होता है, कुछ फैमिली कोर्ट में आर्गूमेंट होते हैं, तो मेरे को शुरू से ना वो पूरा स्टोरी पढ़ने के ना तो शौक था। तो उसी अकॉर्डिंग में एक एम था, एक सपना था वकालत करने का। तो आपने ये स्टार्टिंग कैसे की, इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? शुरुआत मैडम नॉर्मली जैसे पढ़ाई करते हैं, 12th तक नॉर्मली पढ़ाई की है, फिर बीए का किए। फिर उसके बाद पुलिस के पे जाने का मेरा सपना था। पुलिस के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी एग्जाम फाइट किए। लास्ट मोमेंट में फिर मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट वकालत में है। फिर मैं एलएलबी की। एलएलबी के अकॉर्डिंग मैं उसमें पास होने के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग का एग्जाम देना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद आपको अधिवक्ता का ना सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग मिलता है प्रमाण पत्र, जब आप अधिवक्ता व्यवसाय करने के लिए पात्रता होते हैं। तो मैम, आपको अभी बताइए कि आपको पहले पुलिस, मतलब इसका सपना था आपका वकील बनने का, उसमें हाँ। आपको पुलिस का आया, फिर वापस से आया, तो ये अचानक से पुलिस का कैसे आ गया? पुलिस क्या, मैं छोटे से क्या खेल कूद स्पोर्ट्स में बहुत रही हूँ, और उस अकॉर्डिंग में फिर मेरे को क्या फिजिकली फिटनेस, हाइट, गॉड गिफ्ट है। तो उस अकॉर्डिंग घर में सबको था कि पुलिस में जाना चाहिए था। तो मैं पुलिस का काफ़ी फाइट की, सिलेक्शन भी हो गया था। एंड मौके में मैं ना वो पहुँच नहीं पाई। तो एक एग्ज़ाम के दिन तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चले गई थी। फिर मैं बोली मैं नहीं, एलएलबी करूँगी। तो एलएलबी के अकॉर्डिंग मैं फिर बढ़ी इसी। तभी आप कहाँ कर रही हुई एलएलबी का? ये एलएलबी तो मैं कल्याण कॉलेज से की हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग का एग्जाम देना पड़ता है हम लोग के नियम के अनुसार। वो उनको पात्रता होने के बाद आपको विधि व्यवसाय का एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आप जो भी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट में आपको लोकल पीए में आपको उसका पंजीयन करना पड़ता है। जैसे मैं अधिवक्ता संघ की पंजीकृत अधिवक्ता हूँ। तो जैसे कि मैम, हमने सुना है कि अभी सचिव अधिवक्ता के मतलब उसके प्लेस के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं, तो ये चुनाव लड़ने का क्यों ख्याल आया आपको? चुनाव के जैसे आप कोर्ट में अगर जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट में माहौल बहुत अलग होता है। नॉर्मली जो हम लोग का जो माहौल होता है, वहाँ का माहौल थोड़ा अलग रहता है। और काफ़ी है, जैसे मेरे आइडल काफ़ी वहाँ पर अधिवक्ता है जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका वकालत। जैसे हमारी वर्तमान की अध्यक्ष मैडम है नीता जैन मैडम, राजकुमार तिवारी साहब है, श्री राजकुमार तिवारी सर, जिसको मैं आइडल मानती हूँ कोर्ट में। भंवरलाल, श्री भंवरलाल पारक सर है, प्रमोद दुबे सर है, मतलब काफी वरिष्ठ अधिवक्ता है जिसका ना आइडल पर्सनालिटी है। जैसे हरे राम कृष्ण सर है, वो सिविल के काफी दिग्गज अधिवक्ता है। तो आप इनको देखेंगे, इनका आर्गुमेंट सुनेंगे ना, तो काफी अच्छा लगता है। इनको क्या है, जैसे राजकुमार तिवारी, नीता जैन मैडम, मैं जब आई थी तब वो प्रेसिडेंट थी कोर्ट की। बहुत अच्छा लगता था उनका जो काम का जो ये है, और कोर्ट में काफी उनका सम्मान है, तो उस चीज से मैं प्रभावित हुई थी। अच्छा, और अगर आप ये इस सचिव चुनाव में अगर आप जीत जाती हैं तो आप आगे क्या करने का सोचिए? देखिए, बॉडी है, हर एक के काम करने का अपना एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। तो लेकिन
काम करने के बाद भी ना कुछ चीजें की कमी रह जाती है। जैसे वर्तमान में मेरे अनुसार जैसे होता है कि कभी अधिवक्ता, जैसे महिला हूँ तो महिला के अकॉर्डिंग पहले सबसे बात रखती हूँ। पहले महिला लोगों के जो अधिवक्ता आते हैं उनके लिए अलग सा बार रूम नहीं है। जो अधिवक्ता बाहर से आते हैं उनके लिए कॉमन रूम नहीं है कि वो कहाँ स्टे करेंगे। सेकेंड, हमारे जो मैं जिस सचिव पद में उनका काम है सभी जितने भी है, जैसे ग्रंथालय हो गया, लाइब्रेरी का काम है, क्रीड़ा सचिव है, अन्य जो भी काम है उनको देखना कि वो सही से चल रहे कि नहीं। अकॉर्डिंग हो गया, जैसे मेमो हो गया, काफी हमारे कोर्ट के काफी टचिंग जैसे खर्चे का काम होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, पूरा वो सचिव के अंडर में ही होता है पूरा। तो उन कमियों में मैं देखी हूँ कि जैसे कुछ तरह, जैसे वर्तमान में मेरे को लगता है कि संघ का अपना एक आय होता है, इनकम, तो उस इनकम के अकॉर्डिंग उतना पैसा ना हम बचा नहीं पाते। तो मैं उस बॉडी में आके मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस जो इनकम होता है उसके जो बचत करना, नियंत्रण, उसको मैं नियंत्रण करूंगी अपने कार्यकाल में। कम से कम खर्चे में अच्छा काम करके दिखाऊंगी। और जैसे कि अभी आपने महिलाओं के बारे में बोला कि मैं पहले महिलाओं के बारे में बात करती हूँ, तो इस हिसाब से महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए, उनको किस तरीके की जानकारी होनी चाहिए कोर्ट से रिलेटेड? जैसे महिला अधिवक्ता क्या वकालत के अकॉर्डिंग में बहुत अभी तो वर्तमान में बहुत आ रही है महिला, लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम दिखाती है व्यवसाय। जैसे चुनाव में पार्टिसिपेट बहुत कम महिलाएं करती है। मैं वर्तमान में जिस पद में हूँ, अभी पोस्ट में भी चुनौती दे रही हूँ। मैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुसार मैं पहली महिला हूँ जिसने सचिव पद को चुनौती दी है, और वर्तमान में भी मैं एकमात्र महिला हूँ जो सचिव पद को चुनौती दी। तो मैं चाहती हूँ महिला भविष्य के तौर पर आगे बढ़े। मैं चुनाव को एक सिर्फ उनको ये बोल रही हूँ कि वो आगे आए, उनका व्यवसाय है, विधि व्यवसाय है, जानकारी के अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ना चाहिए, उसके अनुसार उनको सामने आए। इसीलिए मैं इस पद को चुनौती दी हूँ कि कम से कम मैं इस पक्ष में आके, जैसे मान लीजिए महिलाओं को विधिक संबंधी जानकारी, जैसे सिविल जज की तैयारी होती है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए कोचिंग में, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। उनसे टचिंग जो जानकारी होती है, जैसे हमारे कोर्ट में काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो जानकार हैं, उनके द्वारा एक क्लास का आयोजित किया जाए तो उनके अनुसार उन जो महिलाएं हैं, कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको सबको लाभ प्राप्त होगा। तो आपने अभी ये जो चुनौती ली है चुनाव के अपने सचिव पद के लिए, तो आपको लगता है कि आप इसमें जीत जाएंगे? देखिए मैडम, जीतना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से। बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ कर्म कर रही हूँ, और बाकी जीत हार मेरे हाथ में नहीं है मैडम। मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आपको कितने % का अंदाज है? मुझे आशा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी चुनाव लड़ी हूँ कार्यकारिणी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में। मैं काफ़ी लोगों को अपनी बात रख चुकी हूँ, अपनी उद्देश्यों को मैं बताई हूँ कि अगर मैं आती हूँ बॉडी में तो सभी के लिए, जैसे आय से संबंधित चीज़ों को वो मैं कंट्रोल करूँगी। हमारे पास अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। क्या होता है, बॉडी में जब कोई आता है तो उनका खर्चे हद से ज़्यादा होते हैं, आरोप और प्रत्यारोप होते हैं। तो उन आरोप प्रत्यारोप को मैं रोकथाम करूंगी। उसके लिए क्या करूंगी, सबसे पहले जैसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा मैं पहले ही बोली हूँ, हमारे जो राजकुमार तिवारी साहब है, वकील साहब है, भवरलाल पारक साहब वकील साहब हैं, और कहते अमर जैन साहब है, इनों के कार्यकाल में प्रमोद दुबे साहब है, महलवार सर जी हैं, ये इनके सभी वरिष्ठ जितने भी अधिवक्ता साहब है, इनके द्वारा ना पूर्व में सिस्टमेटिक तरीके से नियम कानून के अकॉर्डिंग ना कार्यभार संभाला जाता था। मतलब मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष सीए के द्वारा ऑडिट किया जाता था पूरा, वर्तमान बॉडी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। समीक्षा बैठक की व्यवस्था की जाती थी हर 3 माह में, वो समीक्षा बैठक की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है।
तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर बार और बेंच के बीच में विवाद बहुत होते हैं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता जब थे तब ये विवाद बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि बार और बेंच को समझने के लिए आपस में तालमेल के लिए ना हर माह, मतलब हर माह नहीं भी होके 5-6 माह या 3 माह में जब भी मुमकिन हो सके वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा, हमारे दुर्ग के जो वरिष्ठ अधिवक्ता बहुत ज्ञानी विद्वान है, वो बहुत अच्छे, उनका मार्गदर्शन नहीं लिया जा रहा वर्तमान में, उनके द्वारा एक प्रोग्राम आयोजन किया जाता था, जहाँ पर अधिवक्ता पूरे सभागार में अपनी समस्या बताते थे कि हमको ये समस्या हो, तब वो जजेस द्वारा उनको बताया जाता था कि आपकी समस्या क्या है। तो इसमें क्या अधिवक्ता और जजेसों के बीच में ना तालमेल ना बहुत अच्छा होता था। क्या होता है वर्तमान में अगर आप ये सोचेंगे कि हम काम अच्छा कर सकते हैं, तो कोई भी काम ना वरिष्ठ बुजुर्गों के सलाह के बिना आप ना अच्छा नहीं हो पाएगा। किसी भी परिवार हो या संघ हो, समुदाय हो, समूह हो, जो वरिष्ठ होते हैं उनका अनुभव बहुत अच्छा होता है, उनको लेना चाहिए मेरा। अब मैं कनिष्ठ अधिवक्ता का वर्तमान में यही मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। कनिष्ठ अधिवक्ता, उनके जो सिविल जज हो गया उससे टचिंग कुछ जानकारी कोर्ट में नहीं है। पढ़ाई से आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे वकील बन सके, एक जज बन सके, उसके जो वो वातावरण माहौल नहीं है कोर्ट में। जैसे हमारे वर्तमान बॉडी में एक आर्ट होती है, मैं उसको भी अवगत कराना चाहूंगी। वर्तमान बॉडी में जैसे हमारे कार्यकारिणी जितने भी सदस्य हैं वो सिर्फ पोस्ट में आते हैं, चले जाते हैं, उनका कोई काम नहीं। उनको पद के साथ संयुक्त रूप से सहयोग पद दिया जा सकता है, जिससे वो उस पद को संचालित करने में सहयोग कर सके। जैसे उदाहरण के लिए कीड़ा सचिव में कीड़ा सचिव पद अधिकारी, तो वो सहयोग के लिए उसके साथ एक कार्यकारिणी को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन नहीं किया जाता। तो ये कुछ है जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के समय में किया जाता था। तो वो सब नियमों को वरिष्ठों को मैं लेके चलूंगी और सबकी सलाह के अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैम, समाज के प्रति एक एडवोकेट का क्या दायित्व है? समाज के प्रति और एक व्यक्ति विशेष या सबके प्रति एक अधिवक्ता का सबसे महत्वपूर्ण होता है अधिकार की जानकारी। अधिवक्ता होता ही है कि किसी भी व्यक्ति, समाज, सबका वो अधिकार के बारे में बताना, अधिकार की उसका जो हनन होता है उसकी जानकारी देना। अधिवक्ता होता है समाज के उन मुद्दों को उठाना जो शायद कहीं दब गए हैं, या जैसे वर्तमान में कुछ घोषणा हो जाती है लेकिन वो उपयोग में नहीं आती, तो उन मुद्दों को, उन मार्गदर्शकों को आगे एक अधिवक्ता के माध्यम से आप लेके जा सकते हैं। तो मैम, आप कि हम कभी कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक अपन प्रॉपर एक मेडिसिन रखते हैं अपने साथ कि हमें ये चीज जरूरत है, ये हमें रखना चाहिए, ये सबको अभी पता होता है। तो एक इसके हिसाब से, अधिवक्ता के हिसाब से एक आम जनता को ऐसी क्या जानकारी होनी चाहिए, उन्हें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? एक आम जनता को जैसे वो तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ, होता है कि आप कहीं गए, ठीक है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई, तो जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल खो गया, तो हम मोबाइल खो जाता है, कभी कभी होता है कि हमारा मोबाइल किसी भी पर्टिकुलर जगह में, जैसे ट्रेन में खो गया, तो आप वहां पर संबंधित कोई भी स्टेशन में वहां पर FIR कर सकते हैं, ठीक है। या आप रेलवे से टचिंग किसी भी थाने में कर सकते हैं, आप जिस स्टेशन से स्टार्टिंग किए थे उस स्टेशन से कर सकते हैं, वहां पर आपको ये जानकारी होना चाहिए। सेकंड, अब मान लीजिए आपसे टचिंग में हुए थे, कुछ हानि हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई, मारपीट हो गई, तो आप संबंधित थाना में जाकर उसका FIR दर्ज कर सकते हैं, या आपका हक अधिकार है। सबसे पहले आप 112 में आप कॉल कर सकते हैं, उसकी आप जानकारी दे सकते हैं। और ये सामान्य से आप जानकारी बोल रहे हैं, महिलाओं से टचिंग जानकारी अलग है, जैसे उनका दुर्व्यवहार का कुछ होता है तो उनके अधिकार के अकॉर्डिंग है, 354 के अकॉर्डिंग है। सामान्य व्यक्ति का जैसे 294 का सभी में होता है, लेकिन एक महिला 350 अकॉर्डिंग में उनको बहुत सुरक्षा प्रदान किया गया है। आज
महिलाओं को कानून में बहुत सुरक्षा मिल गया है। तो मैम अब जैसे कि हमने देखा है कि अलग अलग संस्था के अलग अलग तरीकों से शिविर लगते हैं, तो ये यहाँ लेकिन हमने अधिवक्ता में नहीं देखा। ऐसा क्यों? अधिवक्ता के प्रति कोई ऐसी कोई शिविर क्यों नहीं लगती है वकीलों से रिलेटेड? जैसे कोई नहीं होता है लोक अदालत, वो लोक अदालत जो कोर्ट में होता है, नेशनल के ये में होता है, हमारे कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। और कोर्ट लोक अदालत में वो सरकार की तरफ से होता है। उस दिन एक माहौल होता है, जितने भी प्रकरण है उस दिन वो राजीनामा के अकॉर्डिंग खत्म किया जाता है। वो सरकार की तरफ से होता है, लेकिन उसमें सहयोग अधिवक्ता ही समुदाय ही सहयोग करते हैं। उसकी सहयोग के बिना राजीनामा होना ये नहीं है, मुमकिन नहीं है। और हमारे कोर्ट में जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे कि जानकारी, तो काफी संस्था है जहाँ पर अधिवक्ता स्कूल कॉलेज में जाके कानून की जानकारी देते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने रेखा राय मैम एक एडवोकेट है जिनकी बातें सुनी और एक सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी उस पद में हासिल कर ले। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतने कहूँगी कि आपको जैसे विधिक संबंधित किसी भी फील्ड में आने के लिए आपको बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जैसे IPS IAS पढ़ाई के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन LLB आप BA का एग्जाम दीजिए या कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप LLB कीजिए। LLB के बाद आपके लिए काफी आप वकील बन सकते हैं, CA बन सकते हैं। आपके पास विकल्प है कि आप जज बन सकते हैं। जज की जो पढ़ाई होती है काफी सीमित कोर्स के अनुसार, काफी मतलब वो चुनौती कम होती है IAS IPS के अकॉर्डिंग। अब बनने के बाद आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि LLB को बहुत अच्छा भविष्य समझ के आप LLB का विषय को चुने। आप जज की पढ़ाई कीजिए। अगर जज की पढ़ाई आपकी अच्छी हो गई तो आप अच्छे जज बन जाएंगे। अगर आपको बाई चांस अगर आप जज नहीं बन पाए तो बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे। तो मेरा यही आपसे सुझाव है कि आप LLB की पढ़ाई कीजिए और भविष्य अपना सुनहरा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे समय दर्शन को इतना समय दिया, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इतना दिया। और आपके में भी ऐसा कोई टैलेंट है तो आप समय दर्शन से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।